नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कुचामन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुचामन ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के और भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हमने बात की थी भारतीय संविधान सभा की। पिछली क्लास में हमारी बात हुई थी, संविधान सभा के महत्वपूर्ण प्रश्न भी यहाँ पर हुए थे। ध्यान रखना, जिस भी क्लास को हम पढ़ेंगे उस क्लास के दो चीजें महत्वपूर्ण रूप से आपको याद रखनी है। पहली बात तो ये याद रखनी है कि आपका जैसे एग्जाम नजदीक है तो क्लास के लास्ट आपको 3 मिनट रिवाइज में निकालने, फटाफट रिवाइज रहेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि जो भी टॉपिक हमारे यहाँ पर कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद उसके करवाए जाएंगे, वो आपको सोल्व करते रहना, साथ साथ में जुड़े रहना। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण की प्रक्रिया में, और निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहली बात हमने कर ली थी कि संविधान सभा की, और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं की। भारतीय संविधान की विशेषताएं। वैसे तो भारतीय संविधान की अनगिनत विशेषताएं, संविधान में जितनी चीजें और जितनी बातें शामिल की गई वो सारी विशेषताओं में आती है, लेकिन कुछ बातें विशेष है। कुछ बातें विशेष किस प्रकार से, क्यों विशेष है, तो इसमें थोड़ा सा हम जिक्र करें तो यहाँ आ जाएगी अपनी बात। हमारे संविधान में क्या क्या चीजें शामिल, आप सामान्य तौर पे आप संविधान जब भी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, सारे टॉपिक पढ़ेंगे, मान लो उसमें भी पढ़ेंगे, अधिकार, नीति, तत्व वगैरह के अलावा मूल कर्तव्य वगैरह ये भी पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, हमारे जितने प्रकार के आयोग है सारे उसमें पढ़ेंगे, सरकार का स्तर है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ये भी पढ़ेंगे, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, किस पद्धति से निर्वाचित होते हैं ये भी बात करेंगे। और इन सारी बातों के साथ अगर हम बात करेंगे जो जो चीज पढ़ रहे हैं वो सारे किस में आ रही है, इसके अलावा भी कुछ चीजें आपको जानने और समझनी जरूरी है कि हमारे संविधान में है क्या। ठीक है, थोड़ा सा संविधान की विशेषताएं जब भी आती है तो एक तो बात आती है विश्व स्तर की बात आएगी। विश्व स्तर की क्या बात आएगी इसमें, तो सबसे पहले मैं बात करूं विश्व का सबसे विस्तृत, विश्व का सबसे विस्तृत एवं समावेशी संविधान है। भारतीय संविधान, अगर मैं सीधे दूसरे तरीके से बात करूं तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, उसी को हमने विस्तृत लिखा है। समावेशी कुछ समायोजन किया हमने, कुछ परिवर्तन संविधान में किए, हमने बदलाव संविधान में किए। किस प्रकार से और क्या बदलाव किए, हमने क्या किया, कई देशों से कई चीजें ली हमने, अन्य देशों से स्रोत लिए, लेकिन हमने जो भी चीज ली है वो चीज हमने सुविधार्थ उसको परिवर्तित करके लिया है। यानी हमने नकल तो किया लेकिन नकल के साथ में किए। नकल में हमने शब्द किसी देश से, मतलब शब्द हमारे लिए और स्रोत किसी देश को मानकर लिए, इसमें ये चीज महत्वपूर्ण है। समावेशी में ये चीज आएगी अपने। अच्छा, मैं इसमें एक चीज बात करूं, भारत का संविधान सबसे विस्तृत संविधान है, विस्तृत यानी सबसे बड़ा संविधान है। तो यहां से क्या चीज आएगी, विस्तृतता में कौन सी बातें आ रही है, तो विस्तृतता में एक तो आती है कि भारतीय संविधान में भाग कितने हैं, भाग 22। जब संविधान लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, तब 22 भाग थे इसमें। अनुच्छेद की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को हमने अनुच्छेद लागू किए थे 395। आज भी मूल रूप से अगर बात करें संविधान में अनुच्छेद 395 ही, 396 में कोई अनुच्छेद नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हमारे संविधान में अनुसूचियां और थी। अनुसूचियां जब हमारा संविधान बनकर लागू हुआ में 8 अनुसूची और 5 परिशिष्ट। संविधान में परिशिष्ट 5। अगर मैं बात करूं, परिशिष्ट कोई सवाल नहीं पूछा जाता यहां से, कोई सामान्य से याद रखना होता है क्या, बस ये याद रखने। ठीक है, 22 भाग की सबसे पहले बात करें तो 22 भाग में क्या चीज आएगी भारतीय संविधान में। अगर मैं एक चीज कहूं
भारतीय संविधान में 22 भाग तो मूल रूप से है, लेकिन गणना की दृष्टि में ये 25 है। गणना में कितने हैं? 25 है। अच्छा, इसके अलावा 25 में है क्या क्या, और अगर मान लो कि गणना की बात करें तो इसमें है कौन सी चीज, थोड़ा सा मैं और जिक्र करूं। भारतीय संविधान जब लागू हुआ, बनकर तैयार हुआ, उस समय हमारे संविधान में 1 से लेकर 22 भागों का उल्लेख है। इन 22 भागों में 395 अनुच्छेद का उल्लेख किया गया। तो ये बात आपको नॉर्मली याद रखनी है। दूसरी बात की याद रखनी है, गणना में 25 है। गणना में 25 का मतलब क्या हुआ, काउंटिंग में कितने 25 कैसे हुए, तो ये चीज याद रखना। तो जब भारतीय संविधान बनकर तैयार, कितने अनुच्छेद थे? 22 भाग थे। इसमें 22 भागों में एक चीज बात करूं तो हमने क्या किया, थोड़ा सा संशोधन किया। क्या परिवर्तन और किस आधार पर किया? तो एक तो याद रखना, हमने किया था 7वां संविधान संशोधन, और 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। 7वां संविधान संशोधन कब होता है? 1956 में। और 1956 में हमने किया परिवर्तन, क्या किया? तो हमने परिवर्तन यह किया था कि भारतीय संविधान में एक भाग है। भाग कौन सा? भाग 7। और इस भाग 7 में अनुच्छेद कौन सा आता है? तो अनुच्छेद इसमें आता, एक अनुच्छेद आता था, अनुच्छेद 238। यानी भारतीय संविधान के भाग 7 में अनुच्छेद 238 का इसमें उल्लेख है। भाग 7 और अनुच्छेद 238। भाग 7 में अनुच्छेद 238 का उल्लेख इसमें दिया गया। अच्छा, इसमें है क्या, थोड़ा सा कलर दिख नहीं रहा आपको बोर्ड पे, चेंज कर दो। भाग 7 और भाग 7 में अनुच्छेद है 238। इसको हमने क्या कर दिया, 7वें संविधान संशोधन के तहत इसको निरसित कर दिया। इस भाग को क्या कर दिया? निरसित कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसमें था क्या? अनुच्छेद 238 और भाग 7 में एक ही अनुच्छेद है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 238 एक ही अनुच्छेद है, जो कौन से भाग में है? 7वें भाग में। था क्या इसमें? इसमें था कि राज्य, भारत में जो राज्य हैं उसको श्रेणी के आधार पर विभाजित है। 1956 से पहले भारत क्या ABCD के आधार पर श्रेणी में विभाजित था। राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था, ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थान इसमें 20 श्रेणी का राज्य था। अब इस श्रेणी सिस्टम को हमने क्या कर दिया, 1956 में समाप्त करके भारत में एक ही बना दिया सिस्टम पूरा। और फजले अली आयोग के अनुसार हमने क्या कर दिया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश इसमें बना दिए थे। यानी श्रेणी सिस्टम को हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। एक तो याद ये रखना। ठीक है, पहली बात तो ये नोटिस कर लेना। अच्छा, दूसरी में बात करूं यहां पे, दूसरी बात में आपको याद रखना है कि हमने क्या किया, भारतीय संविधान में एक और, यानी यहां तो कौन सी भाग की बात हो रही है, हटाने की बात हो रही है। अब हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। कौन सा भाग जोड़ रहे हैं? तो भाग 4A जोड़ रहे हैं। और 4A में क्या है? तो 4A में हमें एक चीज मिलती है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जोड़े कब थे? तो याद रखना, ये हमने जोड़े थे 42वें संविधान संशोधन और 1976 में। ये एक भाग जोड़ा गया था। तो नीति निर्देशक तत्व चौथे भाग में दे, उसमें 4A जोड़कर इसमें हमने क्या जोड़ दिया था, मूल कर्तव्य शामिल कर दी थी। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? एक याद रखना, हमने जोड़ा था 14A। और 14A में किस बात का उल्लेख है? तो 14A में उल्लेख है अधिकरण दिए केंद्र और राज्यों के मध्य की बात है, कुछ वादों से लेकर। और ये भी हमने कब जोड़ा था? तो ये भी हमने जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये भी हमने अब जोड़ा, इस समय जोड़ा, ये भी 42वें में जोड़ा। और ये बातें कब जोड़ते? 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये बात हटा दी थी इसके तहत। अच्छा, एक चीज और मैं नोटिस करूं यहाँ पे, तो नोटिस में आपको याद रखना है चौथी बात। क्या याद रखोगे? हमने जोड़ा है भारतीय संविधान में भाग 9A। और भाग 9A जोड़ा कब है? तो 9A हमने जोड़ा था
इसमें नगरीय निकाय, नगरीय निकाय, और नगरीय निकाय हमने कब जोड़ा? तो ये हमने जोड़ी थी 74वें संविधान संशोधन, और 74वां संशोधन हुआ कब था? तो सन 1992 में हुआ था। यानी 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत हमने क्या कर दिया? ये प्रावधान जोड़े थे। अब क्या याद रखना है आपको यहां से? एक चीज हमने की, संविधान भाग 22 से गणना में कितने हैं? 25 है। ठीक है, ये बात भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी है? 22 में हमने एक भाग हटाया है। कौन सा हटाया है? 7वें संशोधन के तहत भाग 7 को हमने हटाया है। यानी भाग 7 को हमने क्या कर लिया? भाग 7 को हमने हटाया है। एक तो ये चीज याद रखना। अब जब भाग 7 को हटाया है तो भाग कितने हो गए? गणना में 21 हो गए, एक हट गया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया? 3 और जोड़ दिए, तो 21 में एक तो जोड़ दिया 4A, एक 14A, अच्छा एक और है, इधर लिख देता हूं मैं, एक और है भाग। कौन सा? 9A के साथ में 9B भी याद रखना आपको। और 9B कब जोड़ा था? 1997 में। है क्या इसमें? तो इसमें याद रखना सहकारी समितियों का उल्लेख है। सहकारी समितियां, सहकारी समिति का उल्लेख कौन से में? संविधान के भाग 9B में। अब देखो वापस एक हटा दिया, 21वें, 4A, 14A, 9A और B, यानी 4 जोड़ दिए, एक हटा दिए, 5 की बात हो गई, तो 21 और 4 कितने हो गए वर्तमान में? 25 वर्तमान में। गणना में 25 है। टोटली संख्या की अगर हम बात करें तो भाग में आज भी 22 से लिखे हुए, 23वां भाग नहीं लिखा हुआ है, इसी में ऐड किया हुआ है। ये चीज याद रखना। अगर सवाल में ये पूछा जाए गणना की दृष्टि से कितने भाग है, तब आपको 25 रखने। बाकी अगर आपसे ये पूछे भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो आप तो सिंपल सी एक बात याद रख लेना कि भाग कितने हैं। तो भाग में इतना याद रख लेना, भाग आज भी कितने हैं वर्तमान में? तो भाग की संख्या आज भी 22 ही है। ठीक है, अच्छा दूसरी में बात करूं, अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो अनुच्छेद संख्या थी 395। अच्छा 395 अनुच्छेद में कई स्थानों पे आपको मिलते हैं कि आप बढ़कर 450 हो गए, 475 हो गए, लेकिन ध्यान रखना आज भी अनुच्छेद की संख्या कितनी है? 395। 396 क्रम संख्या पर नहीं लिखा हुआ कोई अनुच्छेद, यानी उप अनुच्छेद कुछ भाग, जैसे 48A जोड़ दिया, 51A जोड़ दिया, वो बात अलग है। ए भी जोड़ा गया, उसकी संख्या की जरूरत नहीं है आपको याद रखने की। लेकिन गणना में अगर बात करें 450, लेकिन वो चीज याद रखना, अनुच्छेद कितने हैं? 395 याद रखना। अनुसूचियों में एक चीज जरूर याद रखोगे कि ये मूल रूप से कितनी थी? तो मूल रूप से अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो मूल रूप से अनुसूचियों की संख्या थी 8, और अब कितनी हो गई है? अब हमने अनुसूचियों की संख्या बढ़ा के कितनी कर दी है? तो बढ़ाकर हमने कर दी है 12। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12, यानी हमने 9, 10, 11 और 12 अनुसूची बनाई। थोड़ी सी सिंपल, थोड़ी सी हल्की सी जानकारी देना चाहूंगा। 900 किससे संबंधित है? भूमि अधिग्रहण से संबंधित। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची है ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो नगरीय निकाय से संबंधित है। ठीक है, तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। परिशिष्ट क्या होता है? सिंपली तौर पे याद रख लेना, परिशिष्ट कहा जाता है कि जो कुछ अवशेष रह गए लास्ट में, जैसे मान लो कुछ शब्दावली को परिभाषित किया है, जैसे मैं एक शब्द लिखूं, ये लिख दिया मैंने कि रार और से लिख दिया। अब इसका डेफिनेशन कहां मिलेगा? परिशिष्ट मिलेगा कि रा और से लिखा है, इसका मतलब, इसका अर्थ आप राज्य सरकार पढ़ेंगे, इसका अर्थ आप क्या समझेंगे? इसका अर्थ समझेंगे राज्य सरकार। तो ये चीज किस में मिलेगी? ये चीज आपको परिशिष्ट में मिलेगी, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूं
दूसरी विशेषता की, तो भारतीय संविधान एक तो है लिखित, एक है निर्मित। अब ध्यान रखना, संविधान में कुछ बातें जो फैक्ट है वो तो फैक्ट रहेंगे, बाकी चीजें आपको सिंपल तौर पे क्या याद रखना है कि ये एक तो विशेषता याद रखनी है, और एक दूसरी बात समझना ही है कि ये विशेषता होती क्या है। बस ये चीज नोटिस करना, अगर आप ढंग से समझ लोगे तो याद रहना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 8वीं क्लास की किताब में अगर आप पढ़कर आए हो तो 14 विशेषताओं का दौर जो क्रम लिखा हुआ था वही लगभग बातें, कुछ एक दो एड अलग से हो जाएगी, एक दो उसमें से कम हो जाएगी, कोई बात उसमें नहीं है। बाकी अनगिनत विशेषता अपने संविधान के आप जितनी चाहो संविधान की विशेषता बनाकर लिख सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। वो आप मैं तरीका भी बताऊंगा कैसे और किस आधार पर, ये कुछ जानकारी आपको होनी जरूरी है। अच्छा, दूसरी विशेषता की मैं बात करूं, लिखित। भारतीय संविधान लिखा गया है। कुछ देश ऐसे होते हैं जिनका संविधान लिखित नहीं है, कुछ देश ऐसे हैं जिनका संविधान अलिखित है, लेकिन भारत का संविधान लिखा गया। मैं अगर बात करूं तो भारतीय संविधान हाथ से लिखा गया, ध्यान रखो, हाथ से लिखा गया है। आप नाम बता सकते हो किसके द्वारा लिखा गया है, किसने लिखा था? तो नाम आप याद रख लेना, प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी नारायण। रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था, और हाथ से लिखा था इसलिए इसको बोलते हैं हस्तलिखित संविधान है। इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, फिर उसका हिंदी अनुवाद किया था बसंत कृष्ण वैद्य ने, इसका हिंदी अनुवाद करके लिखा था, मतलब हिंदी अनुवाद भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हस्तलिखित है। एक तो बात ये, तो हमारा संविधान लिखित। अच्छा, मैं ये बात करूं अलिखित संविधान कैसा होता है फिर? भारत का तो अलिखित है नहीं, सारे रिकॉर्ड लिखे गए, सारी बातें लिखी गई है। भारत का संविधान अलिखित है नहीं। ठीक है, भारत का संविधान लिखित है तो किस प्रकार से लिखित है, वो चीज हो गई। अलिखित कैसा होता है? अलिखित संविधान में आता है आपके ब्रिटेन का संविधान, और भारतीय संविधान में बहुत बड़ा स्रोत है। ब्रिटेन के संविधान से बहुत सारी चीजें ली हमने। 1935 एक्ट है, ब्रिटेन ने बनाकर भेजा था, उसमें से बहुत सारी चीजें ली। हमारे संविधान बहुत बड़ा स्रोत है 1935 का एक्ट। ब्रिटेन का संविधान लिखा गया नहीं है। ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित है, और एक बार न्याय देते हैं, अगली बार अगली परंपरा के अनुसार न्याय दे दिया जाता है। जब भी जरूरत पड़ती है तो डायसी की लिखी हुई किताब है सन 1885 के आसपास की, उस किताब को एक आधार मानकर पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, उसके आधार पर उसका क्या कर देते हैं, जवाब दे देते हैं। ठीक है, तो भारत का संविधान लिखित है, और भारत का संविधान क्या नहीं है? अलिखित नहीं है। निर्मित, निर्मित उस संविधान को बोला जाता है जिसका क्या किया जाता है, वो निर्माण। और हमारे संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। हमारे संविधान का निर्माण किसने किया था? तो हमारे संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है, संविधान सभा ने, आपको पता हो तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगाया था। दो वर्ष और 11 माह और 18 दिन में निर्माण किया था भारतीय संविधान। इसलिए भारत का संविधान कैसा है? निर्मित संविधान है। आपको पता हो तो संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, जब संविधान सभा जब विधायिका का कार्य कर रही थी, कानून बनाने का काम कर रही थी, तब अध्यक्षता कौन करता था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर करता था, जिसको हम कह सकते हैं कि पहले भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। और संविधान सभा जब विधायिका यानी कानून निर्माण के तौर पे संसद का कार्य करती थी, तब उसकी अध्यक्षता करते थे मावलंकर। और संविधान सभा जब संविधान निर्माण का काम करती थी, तब उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और थोड़ी जानकारी मैं दूं तो भारतीय संविधान चलो हो गया, लिखित हो गया, निर्मित हो गया, और भी थोड़ी सी बात करें। भारत में शासन व्यवस्था किस प्रकार की? संसदात्मक, या इसको कह सकते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। सिस्टम तो ब्रिटेन से लिया है, वैसे ही ब्रिटेन में जैसा यहां पर है। होता क्या है,
भारत में एक संसद है या नहीं? अच्छा, ये भी चीज सही है, संसद है भारत में, 2 सदन भी है, लोकसभा राज्यसभा, और एक अंग और है उसका राष्ट्रपति, तीनों चीजें। संसद की अगर मैं बात करूं या फिर संस्थात्मक शासन व्यवस्था की मैं बात करूं, 2 चीजें बात करूंगा, दोनों डिस्कस, एक चीज समझनी है आपको। भारत में सरकार कैसी है? भारत में सरकार के 3 अंग है, और सरकार के 3 अंगों को हम बोलते हैं, एक तो व्यवस्थापिका, एक को बोलते हैं कार्यपालिका, और एक बोलते हैं न्यायपालिका। यानी तीसरा अंग है उसको क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। अगर ये सवाल पूछ लिया कि सरकार के तीनों में से कौन सा अंग नहीं जानते हो आप, कौन सा अंग नहीं है, तो याद रखना ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी कि आपने कुछ पढ़ा है। यानी बहुत इजी लेवल का सवाल यहाँ से पूछा जाता है, जब भी पूछा जाता है, मतलब 5वीं क्लास के बच्चों का सवाल है अगर यहाँ से पूछ। तो पहली बात की याद रखनी है आपको, व्यवस्थापिका। अब सरकार के 3 अंग है, मान लो संस्थात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका बनती है, और कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति किसकी की जाती है? न्यायपालिका नियुक्ति। तो एक तो सवाल ये बनता है, व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका गठन होता है, इसलिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहेगी। व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका बन रही है, इसलिए कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेह रहेगी? व्यवस्थापिका के प्रति। अच्छा, दूसरी बात, अब दोनों में अगर उत्तरदायित्व ही है तो दोनों में आपसे एक चीज क्या रहेगा? दोनों में समन्वय रहेगा। समन्वय मतलब मिलजुल कर काम करने की विचारधारा पर आधारित रहेंगे ये, यानी मिलजुल कर किसी प्रकार के कार्य ये करेंगे, ये चीज याद रखना है, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था के एक और उदाहरण है। एक उदाहरण ये है कि यहां पर अगर संसदीय शासन प्रणाली की बात करूं तो यहां तो एक तो होता है संवैधानिक अध्यक्ष राज्य का। राज्य में जब भी बात करूं ध्यान रखना, किसी राज्य पर्टिकुलर प्रांत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं देश की। राजनीति विज्ञान में देश को ही राज्य कहा जाता है, ध्यान रखना। एक होता है वास्तविक अध्यक्ष, एक तो होता है संवैधानिक अध्यक्ष और एक होता है वास्तविक अध्यक्ष। संवैधानिक अध्यक्ष में बात करूं तो ब्रिटेन की तरह हमारे यहां पर ब्रिटेन में राज्य होता है, भारत में राष्ट्रपति होता है, जो संवैधानिक यानी जिसको रबड़ की मोहर कहा जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति और भारत के किसी प्रांत का राज्यपाल जो होता है, गवर्नर होता है, ये नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। ये भी संसदीय शासन व्यवस्था का एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूं संघात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो यहां पर भी ध्यान देना आपको, किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो यहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था है भारत की। कैसे? कि यहां सरकार जो भी कानून निर्मित करती है तो कानून निर्माण में शक्तियों का विभाजन है विभिन्न स्तरों पर। संघात्मक मतलब होता है शक्तियों को विभिन्न स्तर पे बांट देना। एकात्मक का मतलब होता है कि सारी शक्तियां खुद लेके बैठ जाना, और संघात्मक का मतलब हो गया कि किसी भी प्रकार के कार्य को बांटना। मैं जैसे उदाहरण के लिए बात करूं, घर में कोई प्रोग्राम है, कोई समारोह है, शादी समारोह है, और शादी समारोह में इस स्थिति में बात करूं तो मान लो कि जैसे घर का मुखिया है, सारे के सारा बजट और सारा कार्य खुद लेके कहते हैं कि मैं जैसा कहूं वैसे पूरे परिवार को करना है, और वो जिसको जो कार्य करवा रहे हैं उसी को वो कार्य करना होता है। एक तो हो गया ये तरीका, ये तो हो गया एकात्मक, सारी शक्तियां एक ही, मान लो कि जो परिवार में सबसे बुजुर्ग है दादाजी, उनके पास में वो सारे मैनेज कर रहे हैं। दूसरा तरीका होता है कि परिवार के सारे सदस्यों को एक साथ बिठाए कहते हैं कि आपको अपने स्तर पे कार्य को विभाजित कर लेना है, किसको कौन सा कार्य करना है, और वो खुद अपनी जिम्मेदारी लो फिर। यानी उसने पहले व्यक्ति ने क्या किया, सारी शक्तियां खुद के पास में लेके बैठ गए और सबको कह दिया कि जैसा करवाना है वैसा खुद करवा रहे। दूसरा पोजीशन क्या है कि सारी शक्तियां विभाजित कर दी, और जिसको जो कार्य दिया उसको ये जिम्मेदारी कि तुम्हारा काम है ये कार्य कंप्लीट रूप से ढंग से कार्य करोगे। दूसरे स्तर पे संघात्मक शक्तियों का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया, और पहले में शक्ति एक ही व्यक्ति लेके बैठा है, उसको क्या बोलते हैं,
एकात्मक। तो यहां पर अपनी शासन व्यवस्था कैसी है? संघात्मक है। आगे मैं ये भी बताऊंगा एकात्मक का भी रूप है हमारे यहां पर, ठीक है। संघात्मक में शक्तियों का विभाजन है, और शक्तियों का विभाजन कैसे करते हैं? तो एक तो हमने क्या कर दिया, शक्तियों का विभाजन यानी विभिन्न विषयों को बंटवारा कर दिया। एक तो बोलते हैं संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है संवर्ती सूची। शक्तियों को विभिन्न स्तर पे 3 भागों में बांट दिया। अब इसमें मैं बात करूं विषय, तो विषय इसमें शुरुआत में विषयों की संख्या थी 97, और अब बढ़ के कितनी हो गई है? 100। यानी ये विषय जो मूल रूप से तो कितने थे? 97, और वर्तमान में कितने हैं? तो इसमें 100 विषय है। दूसरी में बात करूं राज्य सूची की बात करूं तो राज्य सूची में शुरुआत में 20 थे 66, और अब बढ़ के घट के कितने हो गए? पहले 61 हुए थे, अब घटकर कितने हो गए? 59 यानी 59 हो गए। संवर्ती सूची की बात करें तो पहले इसमें सब्जेक्ट यानी विषयों की संख्या थी 47, और अब बढ़ के कितने हो गए? 52। 66 से जब 61 घटकर हुए थे तो 5 विषय राज्य सूची के किस में जोड़ दिए गए? संवर्ती सूची में जोड़ दिए गए, ठीक है। अब मान लो कि बात क्या, संघ सूची के जितने विषय उन पर कानून संघ सूची में आते होंगे, जैसे रक्षा से संबंधित है, विदेश से संबंधित है, संचार से संबंधित है, यानी राष्ट्रीय जितनी बातें हैं, राष्ट्रीय महत्व की बातें किस में आ रही है? संघ सूची के विषय में आ रही है, ठीक है। अब इसमें संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? तो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? संघ सरकार का होता है, यानी केंद्र सरकार इस पर क्या करेगी? कानून बनाएगी। पहली बात याद रखना। दूसरी बात है राज्य सूची, तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य सरकार का, और राज्य सरकार अपना कानून बनाती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग बनाएगी, केंद्र सरकार को विरोध में कानून नहीं बनाएगी, ध्यान रखना। संवर्ती सूची की बात करें तो संवर्ती सूची में मूल रूप से विषय तो 47 अब 52 है, लेकिन संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, और जब विवाद की स्थिति आती है तो केंद्र कानून बनाता है, राज्य वाले कानून यहां पर नहीं चलता। और कुछ ऐसे विषय होते हैं जो इन तीनों सूचियों में नहीं आते, कुछ ऐसे विषय होते हैं जो इन तीनों में नहीं आते, उनको हम कहते हैं अवशिष्ट विषय। और उस पर कानून कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। देखो केंद्र कितना शक्तिशाली हो रहा है यहाँ पे। संघ सूची पर केंद्र बना रहा है, संवर्ती सूची पर विवाद हुआ तो केंद्र बनाएगा, और अवशिष्ट विषय है उन पर भी कौन बनाएगा? केंद्र कानून बनाएगा। राज्य सूची में राज्य में जो संवैधानिक तंत्र विफल हो, राष्ट्रपति शासन लगा हो, तो भी कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। और मान लो केंद्र के अपोजिट तो ये राज्य बना नहीं सकते, तो ये याद रखना। अच्छा, अवशिष्ट विषय कौन से होते हैं? तो अवशिष्ट विषय में याद रखना आपको ऐसे विषय आते हैं जो उपरोक्त तीनों सूचियों में नहीं है। तीनों सूचियों में जो विषय नहीं है वो किस में आएंगे? अवशिष्ट में आएंगे। जैसे मान लो कि जब 1950 हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय हमारे संविधान में साइबर क्राइम तो था ही नहीं, आज तो होता है साइबर क्राइम। साइबर के ठगी बहुत ज्यादा मिलते हैं, बहुत ज्यादा केस में ठगे जाते हैं। उस समय हमारे पास इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। आजकल सोशल मीडिया पर भी कानून बनाया गया है, केंद्र सरकार बनाती है कानून, ठीक है। आजकल तुरंत, पहले फोन भी नहीं थे सिस्टम, ईमेल वगैरह नहीं थे, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह नहीं थे। आजकल जब चाहे जो पोस्ट कर दे उस पर कंप्लेन होती है, और फिर इस पर सुनवाई भी होती है। तो कानून कहाँ से बने? उसमें तो थे ही नहीं। 1950 में संविधान लागू हुआ था, उन लोगों को तो पता ही नहीं था कि आने वाले समय में ईमेल भी आएगा, आने वाले समय में सोशल मीडिया भी आएगा, आने वाले समय में लोग एक दूसरे लोगों से मिलकर बात कैसे करेंगे। पहले लोग ये शुरुआत में जब मोबाइल फोन आया था तो लोग बेवकूफ समझते थे कि ये अकेले में बातें कर रहा है। शुरुआत में जब आग का आविष्कार हुआ था तो लोग अचंभित होते थे उसमें, देखो ये आग को जेब में रखता है। और एक आज वर्तमान की दुनिया है, पहले बेवकूफ समझते थे कि अकेले में बातें कैसे कर लेता है, और इतना लंबा फोन आता था, छत पे चढ़ के बात करनी पड़ती थी। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, आप देखना हर कोने में एक एक लोग बैठे हैं, हर कोने में बैठ के आराम से मोबाइल देख रहे, खुद ही हंस रहे हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं वो सोचते थे कि इसको दिखा के लाओ, कहीं पागल हो गया है, ये अकेले हंसता है, अकेले बातें करता है। तो उनको समझाना पड़ता है कि ये इंस्टाग्राम चला रहा है, ये यूट्यूब पर ये चीज़ें देख रहा है, सोशल मीडिया पर ये चीज़ें देख रहा है, तो इनको बताना पड़ता है।
ठीक है, ये स्थिति आ गई। तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, नोट, पहली बात तो ये हो गया, दूसरी बात और कर लेते हैं। हमने क्या था 42वां संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। हमें इसमें क्या करना है, हमने राज्य सूची के 5 विषय किस में शामिल कर दिए थे? संवर्धित सूची में शामिल कर दिए थे। राज्य सूची के 5 विषय संवर्धित सूची में जोड़े थे। कौन से 5 विषय जोड़े थे? एक तो वन, एक वन्य जीव, वन यानी पेड़ पौधे सारे, एक नापतोल, नापतोल में आता है जैसे 5 किलो का बाट, 10 किलो का बाट, ये सारी चीजें, एक न्यायिक प्रशासन, और एक शिक्षा। ये 5 विषय किस में जोड़ दिए थे हमने? संवर्धित सूची में। कब जोड़े थे? 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, ये चीज आपको नोटिस कर लेनी है। अच्छा, इसके अलावा मैं और बात करूं, आपातकाल में एकात्मक की ओर झुकाव। हमने एकात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक की बात की थी, यानी एकात्मक शक्तियां सारी के सारी किस में आ जाती है? केंद्र सरकार में आ जाती है। संघात्मक शक्तियों का क्या हो जाता है? विभिन्न स्तर पर विभाजन होता है। जो आपातकाल लगता है, यानी अनुच्छेद 352 की स्थिति आई, जैसे भारत पर किसी ने आक्रमण कर दिया या भारत किसी से युद्ध लड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्यों की शक्तियों का प्रयोग किस में चला जाता है? केंद्र के पास चला जाता है, यानी राष्ट्रपति सर्वे सर्वा हो जाता है, और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति के निर्णय चलते हैं फिर। यानी आपातकाल में शक्तियों का विभाजन है, वो शक्तियां कहां हो जाती है? एक साथ हो जाती है। ये चीज तो झुकाव आपातकाल में किस ओर हो जाता है? तो एक ही तरफ हो जाता है। एक याद रखना, एकल नागरिकता, एकल को हम एक ये भी बोल सकते हैं इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता का मतलब हो गया कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसको नागरिकता क्या रहेगी? उसको भारतीय नागरिकता रहेगी, चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहने वाला हो, किसी भी जिले में रहने वाला हो, उसकी नागरिकता एक ही रहेगी। कौन सी? भारतीय नागरिकता। यानी जैसे मैं बात करूं, अमेरिका देश है, अमेरिका राज्य भी है, अमेरिका में अमेरिका की नागरिकता अलग होती है और राज्य की नागरिकता अलग होती है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत होती है। भारत में आप किसी भी राज्य में निर्बाध रूप से घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से घूमो, चाहिए आप किसी भी हिस्से में कहीं पर भी घूमो, आप कोई प्रतिबंध नहीं है इसमें। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक नागरिकता है, भारतीयता। अपने पास नागरिकता कॉलम में यही होता है कि नेशनलिटी है, नागरिकता किया तो हम लिखते हैं भारतीय या इंडियन लिखते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए अलग, जम्मू कश्मीर की नागरिकता अलग थी, लेकिन 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर को राज्य से क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश, और वहां पर वो सिस्टम 370 वाले प्रावधान हटा दिए, तो जम्मू कश्मीर भी अब वर्तमान में है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, स्विट्जरलैंड जैसे देश में तिहरी नागरिकता है, वहां पर देश की, जिले की, राज्य की, तीनों की नागरिकता लेनी पड़ती है। भारत में एक ही नागरिकता है। पॉइंट नोटिस कर लेना, महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक याद रखना है, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि जिसकी आयु 18 वर्ष है उसको मत देने का अधिकार। यानी वयस्क मताधिकार में क्या आता है? मत देने का अधिकार। और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए ही है दिसंबर 2023 में, लोकसभा के चुनाव हुए ही है अप्रैल 2024 में, ताजा ताजा चुनाव हुए,
जिसकी आयु 18 वर्ष से, जिसका वोटर लिस्ट में नाम था, उसको वोट देने का अधिकार था। और अधिकार में कोई भेदभाव नहीं है, जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिसकी आयु 18 वर्ष है, भारत का नागरिक है, उसको मत देने का अधिकार समान रूप से मिलेगा। अच्छा, यहां थोड़ी सी आपको कुछ बात याद रखनी है। मूल संविधान में मत देने के लिए आयु थी 21 वर्ष, इसको घटा के हमने कितना कर दिया, 18 वर्ष। कब किया? तो हमने किया था 61वां संविधान संशोधन के तहत। 61वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1988 में हुआ था। अच्छा, यह संविधान संशोधन लागू कब हुआ? तो यह लागू हुआ था मार्च 1989 में। इसके तहत हमने क्या किया? मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। पॉइंट नोटिस क्या करना है आपको? नोटिस करना है कब की गई थी? 1989 में। कितनी आयु थी, कितनी कर दी गई? तो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तब तो जवाब आएगा 1989। मताधिकार की आयु किस संविधान संशोधन के तहत घटाकर 18 से 21 से 18 की गई? तब आपको उत्तर देना 61वें संविधान संशोधन के तहत। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं त्रिस्तरीय सरकार। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। अच्छा, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। भारत दुनिया के एकमात्र देश है जहां पर त्रिस्तरीय संघात्मक शासन है। त्रिस्तरीय का मतलब हो गए कि हमारे यहाँ पर क्या है, सरकार 3 स्तर पे है। 3 स्तर पे कैसे? कि एक तो है स्तर, इसको हम बोलते हैं केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार में अपने यहाँ सरकार में प्रधानमंत्री बनता है। जैसे मान लो कि केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री बनता है। और एक हमारे यहाँ सरकार क्या है, एक होता है जिसमें राज्य सरकार, और राज्य सरकार में बनता है मुख्यमंत्री। एक होती है तीसरे स्तर की सरकार जिसको हम बोलते हैं स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार की विशेष बात क्या है? स्थानीय सरकार में याद रखना, अगर आप ग्राम पंचायत से तो आपका सरपंच बनेगा, पंचायत ग्रामीण क्षेत्र से तो आपके सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख बनेंगे। अगर आप नगरीय निकायों से, अगर आप नगर पालिका से, नगर पंचायत से, तो आपके यहाँ नगर पालिका में अध्यक्ष बनता है। अगर नगर परिषद सभापति बनता है। अगर आप नगर निगम के रहने वाले हो तो आपके यहाँ पर मिलेगा महापौर, यानी स्थानीय सरकार में ये नेतृत्व आपको मिलेगा। तो 3 स्तर की सरकार। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है हमारे पास। न्यायिक स्वतंत्रता विशेष बात है, यानी न्यायपालिका सर्वोच्च है, जो कुछ संविधान का क्या कर सकती है, संविधान की व्याख्या करने की क्षमता भी रखती है, ठीक है। यह स्वतंत्र रूप से, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, किसी प्रकार का। हमने कहा था कि सरकार के 3 अंग है, और सरकार व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका, कार्यपालिका द्वारा किसकी नियुक्ति होती है? तो किस कार्यपालिका द्वारा? न्यायपालिका नियुक्ति। नियुक्ति के बाद न्यायपालिका पूर्ण रूप से क्या होती है? स्वतंत्र होती है। वो अपने निर्णय और निष्पक्षता से उम्मीद की जाती है कि इनके द्वारा दिए गए निर्णय पूर्णतः सबूतों पर आधारित होती है, और सबूतों पर आधारित निष्पक्ष न्याय देने की यहां से गुंजाइश होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, और मैं बात कर लूं संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय।
एक तो अपने यहाँ संसद सर्वोच्च है, दूसरी बात अपने यहाँ न्यायपालिका भी सर्वोच्च है। कैसे? संसद अपने स्तर पे कानून निर्माण करती है, यानी देश की विधायिका की बात कर रहे हैं। विधायिका देश के लिए कानून बनाती है और विधायिका द्वारा बनाया गया कानून अपने स्तर पे संसद क्या करती है? देश के विकास के लिए, देश के लिए योजनाएं बनाने के लिए, देश के किसी प्रकार के विकास के लिए कानून निर्मित करती है। तो कानून निर्मात्री सर्वोच्च संस्था कौन सी हो गई? संसद हो गई। यानी सर्वोच्च इकाई कौन सी है? संसद है। ठीक है, ये अपने स्तर पे कानून निर्मित कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायपालिका देश के संविधान की क्या कर सकती है? व्याख्या कर सकती है, और संसद द्वारा बनाए गए कानून का क्या करती है? ये व्याख्या या समीक्षा कर सकती है। अगर देश हित में नहीं है तो इनके द्वारा बनाए गए कानून को क्या कर सकती है? ये रद्द करने की क्षमता रख सकती है। जैसे 99वें संविधान संशोधन को हमने रद्द कर दिया था, ये न्यायपालिका ने रद्द करने का आदेश दिया था। तो यहां पर याद रखने, संसद अपने स्तर पे कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्था है, वही न्यायपालिका उसकी समीक्षा करने वाले सर्वोच्च संस्था, लेकिन ये एक दूसरे समन्वय से चल रहे हैं। न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए प्रत्येक कानून रद्द नहीं करती, और संसद प्रत्येक कानून इस प्रकार का नहीं बनाती जो रद्द करने योग्य हो। इसलिए एक समन्वय के आधार पर ये क्या करते हैं? कानून निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे देश के संविधान की एक विशेषता रहेगी, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट में बात करूं, अपने एक राजभाषा है। एक राजभाषा, और राजभाषा कौन सी है? हिंदी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हल्का सा उल्लेख मैं करूं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 से लेकर 351 तक राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, इन भाषाओं के उत्थान के लिए उल्लेख किया गया है। ठीक है, इन चीजों का उल्लेख है। और हिंदी यानी राजभाषा हिंदी बनेगी। राष्ट्रभाषा और राजभाषा, सबसे ज्यादा किसी मुद्दे पर अगर बहस और विचार हुआ है तो वही था राजभाषा और राष्ट्रभाषा किसको अपनाए। ठीक है, और हम अंत में हमने स्वीकार किया है कि राजभाषा हिंदी अपनाएंगे हम, राष्ट्रभाषा नहीं मान्य हुई थी इसमें। और मुंशी एंगर फार्मूला ने अंतिम रूप से हमने बात की, इस बात को स्वीकृति मिली 14 सितंबर 1949 को, और 14 सितंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, एक प्रस्तावना है संविधान में, मूल अधिकार है हमारे संविधान में, नीति निदेशक तत्व है संविधान में, एवं मूल कर्तव्य उल्लेखित किए गए। ये मैं इसलिए एक साथ लिख रहा हूं सारे कि इनको सबसे हम डिटेल से पढ़ने वाले, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। इसमें भारतीय शासन व्यवस्था एक गणतंत्रात्मक शासन है, गणतंत्र एवं लोकतंत्र है हमारा संविधान। एक विशेषता रह गई थी, वो थी कठोर एवं लचीला संविधान। सबसे आपकी फेवरेट जो विशेषता थी लास्ट में ली है मैंने, कठोर एवं लचीला संविधान। क्योंकि आपने एक चीज तो मान लो कि आप 6ठी 7वीं 8वीं से रट कर आते हो कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान तो है, क्योंकि किसी भी देश में इतने अनुच्छेद नहीं है। लेकिन हमारे संविधान की विशेषता अगर अन्य देशों की तुलना नहीं पूछी जाती कहीं पर, लेकिन फिर भी आप करना चाहोगे। जैसे अमेरिका मात्र 7 अनुच्छेद है, न्यूजीलैंड में 195 अनुच्छेद है। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो कि इस प्रकार से अलग अलग देशों की बात से, अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका 253 अनुच्छेद है। तो ये चीज है। लेकिन कठोर एवं लचीला संविधान कैसे, ये चीज आपके लिए थोड़ी सी हल्की से समझने की जरूरत है। कैसे, क्यों समझने की जरूरत है, तो थोड़ा सा मैं उल्लेख कर दूं। एक तो क्या है, हमारे यहाँ प्रस्तावना है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना, संविधान लागू होने के तुरंत बाद लागू हुई थी, वही 13 दिसंबर 1943 का पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसको स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। और
उसी के तहत हमारे संविधान के एक प्रस्तावना, एक लक्ष्य प्रस्ताव था वो, और उसी को हमने जैसे संविधान लागू हुआ था उसके तुरंत बाद प्रस्तावना को लागू किया गया था। यानी प्रस्तावना लागू कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान भी लागू कब हुआ था? इसी दिन संविधान लागू हुआ था। हमारे यहाँ संविधान में 6 मूल अधिकारों का हम उल्लेख करेंगे। 6 मूल अधिकार है, प्रारंभ में 7 थे, अब 6। एक मूल अधिकार संपत्ति वाला हटा दिया, तो ये भी हम डिस्कस डिटेल से करने वाले, इसलिए यहाँ पर सिर्फ नाम लिखना जरूरी था। नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक कुछ नैतिक बातें दी गई है, उसका उल्लेख है। और मूल कर्तव्य जो 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, पहले 10 जोड़े थे, अब वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य। यानी ये संविधान की एक विशेषता की बात करें तो मैंने सारी चीजें एक साथ इसमें लिखी है। इसके अलावा मैं बात करूं कि भारत गणतंत्र है, भारत लोकतंत्र है। भारत में लोगों का शासन है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, और लोकतंत्रात्मक इसको जिसमें लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करता है। देश का जो मुखिया होता है वो निर्वाचित है, इसलिए भारत के साथ देश है, तो भारत गणतंत्र देश है। और ये विशेषता कहाँ है हमारी? तो हमारे संविधान में ये विशेषता है। ध्यान रखना, भारत में गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात की गई है, भारतीय संविधान की विशेषता है। कठोर एवं लचीला संविधान। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर कैसे, लचीला कैसे? पहले लचीले की बात कर लेते हैं। लचीला सिर्फ समझना है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। कठोर कैसे? लचीला इसलिए क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए अधिकांश संशोधन ऐसे कर लेते हैं हम कि जैसे कानून बनाते हैं, तो कानून बनाने वाले प्रक्रिया से संविधान में क्या कर देते हैं? संशोधन। जैसे अनुच्छेद 2, 3, जैसे अनुच्छेद 2 में किसी राज्य को मिलाना हो, किसी राज्य को भारत राज्य में शामिल करना हो। 3, किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन करना बहुत आसान काम है। किसी राज्य में अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्ति करना हो। बिल्कुल एक संविधान में जैसे कानून बनाते वैसे कानून बनाने वाली प्रक्रिया से संविधान में संशोधन कर लेते हैं, इसलिए संविधान कितना आसान हुआ। कुछ अनुच्छेद इतने दीजिए कि बिल्कुल सामान्य तरीके से हम क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। कठोर कैसे हुआ? कठोर का किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत, और 368 में 2 प्रकार से संशोधन की बात की गई है। 2 प्रकार के संशोधन की मैं बात करूं तो पहला संशोधन ये होता है कि इसमें विशेष संविधान संशोधन आता है। कठोर में ध्यान रखना, विशेष संविधान संशोधन। और कितने प्रकार का होता है ये? 2 प्रकार से होता है। विशेष संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुल सदस्य है, मान लो कि दोनों सदनों की बात हो रही है, लोकसभा और राज्यसभा, कुल सदस्यों का तो चाहिए बहुमत। ठीक है, कोई बात नहीं, कुल सदस्यों का बहुमत नहीं है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का चाहिए 2/3 बहुमत। यानी जैसे मैं बात करूं, जैसे किसी सदन में 100 सदस्य है, तो 100 सदस्य यानी कुल 100 सदस्यों का बहुमत कितना हो गया? 51 हो गया। अब 100 सदस्यों में से मान लो आए कितने? 80 आए, या मान लो कि 60 आ गए, उसमें से उपस्थित कितने हुए? 60 हुए, और 60 में से वोट भी कितने दे रहे हैं? 60 दे रहे हैं। तो इनका क्या लेना है आपको? 2/3 भाग सदस्य लेना है। तो 2/3 भाग सदस्य कितने हो गए? 40 हो गए। अगर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या की बात करें तो 40 सदस्य चाहिए, और टोटल सदस्यों में से चाहिए 50% प्लस 1, उसको हम बोलते हैं कुल सदस्यों का बहुमत। 50% 1 प्लस 1 बात करें तो कुल बहुमत की बात आती है। और 2/3 बहुमत की अगर बात करें तो 2/3 बहुमत में आता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें विशेष संविधान संशोधन करने के लिए कुल सदस्यों के बहुमत या उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है तो संशोधन हो सकता है।
और विशेष में भी दूसरा तरीका क्या है, इस विशेष के साथ में आधे राज्यों की सहमति चाहिए। आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति अगर होती है तो विशेष में दूसरे तरीके से संशोधन कर सकते हैं। यानी एक तो बहुत ईजी है, संविधान में जैसे ही मान लो कानून बनाते हैं वैसे संशोधन कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, जिसमें संसद के दोनों सदनों की बहुमत चाहिए या 2/3 बहुमत चाहिए, प्लस उसके साथ में आधे राज्यों की सहमति चाहिए। बहुत बड़ा झंझट है, इसीलिए इसको बोलते हैं संविधान में संशोधन करना बहुत कठोर काम है। ठीक है, यहां इजी है, यहां इजी अनुच्छेद में अनुच्छेद 2, 3, 169 कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर संशोधन करना हो तो बाकी प्रक्रिया है, जैसे मान लो कि राष्ट्रपति विशेष में आधे राज्यों की सहमति कहां चाहिए, न्यायपालिका में किसी प्रकार की न्यायिक प्रणाली में संशोधन करना हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति में संशोधन करना हो, प्रस्तावना में कोई चीज जोड़ना हो, तो ये विशेष संविधान संशोधन की बात है। और आधे राज्यों क्या चाहिए, इसीलिए भारत का संविधान क्या है, थोड़े कुछ प्रावधान ऐसे कि बहुत आसानी से बदल सकते हैं और काफी सारे प्रावधान ऐसे बहुत मुश्किल से बदला जा सकता है। इसलिए हमारा संविधान क्या हुआ, बहुत ज्यादा कठोर हुआ। ठीक है, इसके अलावा मैं थोड़ी सी और बात करूं तो यहां पर बात आ जाएगी अपने यहां पर क्या है, आपातकालीन उपबंध है। इसके अलावा थोड़ी सी और मैं बात करूं, प्रमुख क्या सारे ले लेता हूं, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, वैधानिक आयोग वगैरह भी है। आपातकालीन उपबंध की बात करें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें राज्य स्तर की बात करें, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो आपातकाल लगता है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है, ये राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर कई प्रकार के आयोग है, जैसे मैं अगर बात कर लूं यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पे वित्त आयोग है, वित्त आयोग, यहाँ पर निर्वाचन आयोग है, महिला आयोग है, सूचना आयोग है। इसके अलावा कई स्तर पे मान लो जैसे नीति आयोग है, वैधानिक आयोग है एक प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार के कई सारे आयोग गठित किए गए। तो ये इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, एससी आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, ये कई सारे आयोग गठित किए गए। तो कुछ का संविधान में, जैसे मैं बात करूं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधान में। ठीक है, तो इसलिए संवैधानिक आयोग है। गैर संवैधानिक बात करें तो सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, ये गैर संवैधानिक, इनका संविधान में उल्लेख नहीं है कि वैधानिक आयोग है इनको कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो भारतीय संविधान में उल्लेख की गई है, यानी इनका संविधान में उल्लेख है। और भारतीय संविधान, अब आप अनगिनत इसमें विशेष हैं, आप जैसे जैसे हम संविधान पढ़ेंगे उसमें अनगिनत विशेष हैं, आप खुद क्रिएट कर सकते हो इस प्रकार के। मान लो कौन सी बातें लिखी गई है, कौन सी बातें इसके जो अच्छी है। भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें इसमें हमने सम्मिलित की। भारतीय संविधान एकात्मक भी है, भारतीय संविधान संघात्मक भी है। हम कह सकते हैं एकात्मक और संघात्मक का सम्मिश्रण भी है। यहां पर न्यायपालिका सर्वोच्च भी है, संसदीय अधिकार भी सर्वोच्च है, संसद अपने स्तर पे सर्वोच्च, न्यायपालिका अपने स्तर पे सर्वोच्च, ये अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं। ठीक है, ये स्थिति इसमें मुख्य रूप से आपको याद रखनी। तो हमने जो मुख्य रूप से भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात की, हम क्या कर रहे हैं, फटाफट उनको फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले बात की भारतीय संविधान की विशेषताओं में। एक तो बात की भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान यानी सबसे विस्तृत संविधान है, ये बात याद रखना, समावेशी संविधान है। और हमने कहा था कि भारतीय संविधान में है क्या, तो भारतीय संविधान में क्या क्या है, तो भारतीय संविधान में दिया गया है आपके, एक तो भाग कितने, 22 भाग। मूल अनुच्छेद संविधान की बात करें 22 भाग है,
अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 8 है, परिशिष्ट 5 इसमें थे, ठीक है। पिछले भाग गणना की दृष्टि में वर्तमान में 25 भाग है, अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 8 से बढ़ा के कितनी कर दी, 12 कर दी। 4 भाग इसमें हमने कौन से जोड़ दिए, तो जोड़ दिए 4 एज इसमें मूल करते हुए 42वें में, और 14 एज इसमें अधिकरण है। ये दोनों कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। भाग 9 ए जोड़ा था हमने 74वें संविधान संशोधन 1992 में, और भाग 9 बी जोड़ा था 97वें संविधान 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा था, ध्यान रखना। थोड़ा सा संशोधन कर लेना। दो 2011 में, और जोड़ा किस में था, तो 97वां संविधान संशोधन था, याद रखना है। 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत हमने 9B भाग इसमें जोड़ा था, इसमें किसका उल्लेख था, सहकारी समितियों का उल्लेख इसमें था, ठीक है। और एक भाग 7वें संविधान संशोधन के भाग 7 जिसमें अनुच्छेद 238 है, उसको हमने क्या कर दिया, निरसित कर दिया गया। हमारा संविधान लिखित है, निर्मित संविधान है, हाथ से लिखा गया इसलिए लिखित है। ब्रिटेन का अलिखित है, परंपराओं पर आधारित है। निर्मित क्या है, और निर्मित किसने किया था, संविधान सभा ने निर्मित किया था। नेक्स्ट बात है संस्थात्मक और संसदीय शासन व्यवस्था, यानी हमारे यहाँ पर क्या, एक तो नाम मात्र का प्रमुख होता है, इसको संवैधानिक मुखिया बोलते हैं, और एक वास्तविक मुखिया होता है, ठीक है। नाम मात्र का राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधानमंत्री इसमें होता है। और सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संघात्मक शासन व्यवस्था, यानी इसमें हम क्या करते हैं, शक्तियों का विभिन्न स्तर पर विभाजन कर देते हैं, और जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। संघ सूची में वर्तमान में विषय कितने हैं, 100, पहले कितने थे, 97। राज्य सूची में 66 से घटकर कितने हो गए, 59 हो गए, और समवर्ती सूची में 47 से बढ़कर कितने हो गए, 52 हो गए। अवशिष्ट विषय कोई इसमें सूचियों में नहीं है, लेकिन अवशिष्ट विषय पर सरकार कानून, केंद्र सरकार कानून बनाती है, याद रखना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के थे, राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में शामिल कर दिए। कौन से 5 विषय, याद रखना है आपको, वन, वन्य जीव, नापतोल, न्यायिक प्रशासन और शिक्षा, इसमें आपको नोटिस कर लेना। आपातकाल में एकात्मक की ओर झुकाव, आपातकाल की स्थिति जब भी आती है तो ऐसे समय में एकात्मक की ओर झुकाव होता है, यानी ये चीज याद रखनी है। एकल और एकहरी नागरिकता, कोई भी भारतीय नागरिक, इसको नागरिकता भारतीय रहेगी, ध्यान रखना। वयस्क मताधिकार और आयु कितनी है, पहले मूल रूप से 21 वर्ष से 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई, 1989 में कर दी गई। भारत में त्रिस्तरीय सरकार है, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार तीनों चलती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का उल्लेख भी कहाँ है, भारत में है। इसके अलावा संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय बहुत अच्छा देखने को मिलता है। एक राजभाषा कौन सी है, हिंदी, और अपने राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख अनुच्छेद 343 से 51 तक। एक प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है, 6 मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है, और 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। भारत क्या है, गणतंत्र भी है, भारत लोकतंत्र भी है। कठोर एवं लचीला संविधान है भारत का, बहुत अच्छी बात है ये। आपातकालीन उपबंध, अनुच्छेद 352, 356, 360 में तीनों आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान में उल्लेख किए गए। विशेष बात है इसमें, संविधानिक, भारत में संवैधानिक, गैर संवैधानिक, वैधानिक आयोगों की बात इसमें की गई है। प्रमुख रूप से बात की, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, राज्य स्तर की बात, राष्ट्रीय स्तर की बात करें, राष्ट्रीय हो रहे, तो राष्ट्रीय वित्त आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, इसके अलावा सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, ठीक है, महिला आयोग, इस प्रकार के कई सारे आयोग इसमें गठित किए गए। ये प्रमुख रूप से बात है किसकी, भारत में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की विशेषताओं की। तो हमारे साथ बने रहिए, और आपको हमारी तरफ से हमेशा शुभकामना रहेगी कि आप अपनी जिस भी परीक्षा दे रहे हो, रीट के लिए आप बहुत जल्दी सफल हो और अच्छे से तैयारी करो। नमस्कार, जय हिंद सर।